हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने यहाँ हिंदी की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसमें हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारी क्लासेज आपके सारे एग्ज़ाम्स जैसे ग्रुप सी के एग्ज़ाम, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल या फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, इन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होंगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कोई भी क्लास स्किप ना करें। आप लोग क्लास पूरी देखिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले 2 क्लासेस पूरी कर ली हैं जिसमें हमने वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का अध्ययन किया था। आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यंजन होते क्या हैं। तो जैसा कि हमने पहली क्लास में देखा था कि मनुष्य ने अपने भावनाओं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि को एक रूप दिया था जिसे हमने बोला वर्ण, ठीक है। अपनी व्यक्त वाणी या ध्वनि को जो आकार या रूप दिया गया उसी को वर्ण कहा गया। और ये वर्ण जो हमने विकसित किए थे, इनकी संख्या हमने देखी थी हिंदी में कुल 52 थी और इनको गुणधर्मों के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा था, स्वर तथा व्यंजन, इनमें से बांटा जाता है। तो स्वर में हमने देखा था कि ऐसी ध्वनियाँ जो आपका स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं स्वर कहलाती हैं और इनकी संख्या है आपकी 11। ये हमने इसमें बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन ध्वनियाँ क्या हैं और ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, कितनी इनकी संख्या होती है और 52 वर्ण कहाँ से आते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यंजन के साथ। स्वर में हमने देखा स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, उन्हें उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजन जो है आपका, इसमें आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे कि ये आपका स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती हैं, अर्थात स्वतंत्र उच्चारित ध्वनियाँ नहीं है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि व्यंजन जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते हैं। अगर स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते स्वरों की भांति तो फिर किसकी सहायता से होते हैं, कौन इन्हें मदद करता है। तो समझिए कि व्यंजन आपकी ऐसी ध्वनियाँ हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। अर्थात व्यंजन कोई भी हो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, इनमें से किसी का भी उच्चारण करना है तो उसके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसी सभी ध्वनियाँ, ठीक है, वर्णमाला के अंतर्गत ऐसी सभी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है बल्कि स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें कहा जाता है आपका व्यंजन ध्वनियाँ। इसको समझते हैं कि स्वरों की सहायता से कहने का मतलब क्या हुआ। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी एक हमने व्यंजन ले लिया, एक वर्ण ले लिया क, ठीक है। अगर आप इसे सामान्यतः देखते हैं तो जिस प्रकार एक स्वर वर्ण है अ, इसमें हमने देखा था कि ये अपने सबसे मूल रूप में है, सबसे छोटे रूप में है और इसे और ज़्यादा खंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। देखने में क वर्ण भी बिल्कुल इसी का ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक मूल रूप में वर्ण है अपना और इसे खंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। क के साथ ऐसा नहीं। क्या हो रहा है, अगर आप इस क को देखते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो आप पाएंगे कि इस क में एक स्वर की ध्वनि निहित है जो है आपका अ, ठीक है। यानी कि क के अंदर एक स्वर ध्वनि छुपी हुई है। तो यहाँ से जब हम स्वर ध्वनि को बाहर निकाल देते हैं तो जो आपका क बचेगा, जो क यहाँ पे बचेगा, ये बिना स्वर का होगा, इसीलिए इसे कहा जाता है आपका स्वर रहित, स्वर रहित व्यंजन, ठीक है। तो आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये स्वर रहित व्यंजन है जिसमें से हमने स्वर को बाहर निकाल दिया, इस पर एक चिन्ह लगाया हुआ है नीचे से, इसे कहा जाता है आपका हल चिन्ह या हलंत, ठीक है। तो कोई भी व्यंजन जिसमें हल चिन्ह लगा हो या हलंत लगा हो उसे कहा जाएगा आपका स्वर रहित व्यंजन। और यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में कहीं ना कहीं एक स्वर वर्ण छुपा हुआ होता है, इसीलिए हम ये मानते हैं कि जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अब ये समझ लेते हैं कि भाई स्वर की सहायता से ही क्यों होता है। जहाँ आपकी स्वर ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकने में समर्थ हैं तो व्यंजन क्यों नहीं, क्यों ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखिए समझते हैं, तो आप ध्यान से समझें। जैसे आपका जो ध्वनि उत्पन्न होती है
क्योंकि कोई भी वर्ण, चाहे वो स्वर है या व्यंजन, ये वर्ण आपका ध्वनि का ही एक रूप है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, ध्वनि का ही एक रूप है आपका वर्ण। ठीक, तो जो आपका ध्वनि है, ये जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये होती है आपके स्वर यंत्र से, या इसी को आप लोग बोलते हैं स्वर तंत्री। ठीक है, आपके गले में कहीं स्थित है स्वर यंत्र या स्वर तंत्री, जहाँ से कोई भी ध्वनि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस ध्वनि को हमने एक रूप दे दिया तो ये वर्ण कहलाएगा। अब जब कोई भी ध्वनि आपके स्वर यंत्र से निकलती है, अब समझे कॉन्सेप्ट को, कोई भी ध्वनि आपके स्वर यंत्र से जब निकलती है तो ये आपका स्वतंत्र रूप में ही निकलती है। ठीक है, अब ये स्वतंत्र रूप में ही अगर आपके मुख से भी बाहर आ गई, ध्यान से समझे इस बात को, स्वर यंत्र से कोई ध्वनि निकली, वो आपके स्वतंत्र रूप में आएगी। ठीक है, कहाँ? मुख के अंदर। अब मुख से वह स्वतंत्र रूप में ही अगर बाहर आ जाती है तो ऐसी ध्वनि आपकी कहलाएगी स्वर। तो ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर यंत्र से स्वतंत्र रूप में निकलें और स्वतंत्र रूप में ही मुख से बाहर आ जाएं, यानी कि मुख के किसी भी अवयव से टकराती नहीं हैं, तो ऐसी ध्वनियाँ आपकी स्वर ध्वनियाँ या फिर स्वतंत्र ध्वनियाँ कहलाएंगी। लेकिन अगर आपके स्वर यंत्र से निकलने वाली कोई ध्वनि जो कि मुख में स्वतंत्र रूप से आई, लेकिन मुख के किसी अवयव से टकराने के कारण क्या हुआ, इसमें विकार उत्पन्न हुआ और ये स्वतंत्र नहीं हो पाई और बदल गई किसी अन्य वर्ण में, तब ये कहलाएंगी व्यंजन ध्वनियाँ। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं ये स्वरों की सहायता से बोली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका जैसे क ध्वनि बन रही है तो ये पहले स्वर यंत्र से जब निकली होगी तो अ के रूप में ही निकली होगी, लेकिन यहाँ से चली अ के रूप में कहाँ तक? मुख तक। जैसे ही मुख के किसी अवयव से टकराई और इसमें विकार उत्पन्न हुआ, ये बन गई आपकी क। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक क ध्वनि है, इस क ध्वनि में कहीं ना कहीं आपका अ ध्वनि छुपी हुई है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो व्यंजन है स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। ठीक, तो हमने देख लिया कि व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजनों की परिभाषा हमने देख ली। अब हम देखते हैं व्यंजनों की संख्या। तो अगर बात करें व्यंजनों की संख्या की, तो हमने देखा था कि कुल जो वर्ण है हिंदी वर्णमाला में वो 52 है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में 52 ध्वनियों को मानक ध्वनियाँ माना गया है। ठीक है, तो इन 52 ध्वनियों में से आपने देखा था स्वर कितने थे? 11 है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है ये आप ध्यान रखेंगे। दो तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है या फिर मानक रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आप कहेंगे 33। यानी कि मूल रूप से आपकी वर्णमाला में जो व्यंजन है वो है 33। क से लेकर, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, क से लेकर कहाँ तक? ह तक। ठीक है, अर्थात क से लेकर ह तक के जो व्यंजन है यहाँ तक, ये सब आते हैं आपके मूल व्यंजन में, जिनकी संख्या होगी 33। लेकिन आपको 4 वर्ण यहाँ पे और दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इन्हें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया इसमें? और इसी प्रकार स्वर में भी हमने देखा था अ से लेकर, ये जो आपके स्वर हैं 11 वर्ण, ये कौन से होते हैं? अ से लेकर औ तक। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 2 वर्ण दिखाई देते हैं, अंग और अह। तो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं 2 एक्स्ट्रा, अंग और अह, जिन्हें हमने अयोगवाह कहा था। ऐसे यहाँ पे आपका क से ह तक 33 मूल व्यंजन है, प्लस सभी व्यंजनों की बात करें अगर हम, सभी यानी कि कुल व्यंजन। ठीक है, इसमें हम कुल व्यंजन काउंट करें तो ये भी काउंट हो जाएंगे, शौतरो ज्ञोसरो, यानी कि 4 व्यंजन आपके संयुक्त भी काउंट हो जाएंगे, 4 ये हो गए। इसी प्रकार आपके 2 यहाँ एक्स्ट्रा होते हैं तो ये भी आपके काउंट हो जाते हैं। ठीक, और इसी प्रकार आपके ये दोनों यहाँ काउंट हो जाते हैं। तो यहाँ से जो आपका नंबर बन के आता है वो आते हैं 13, यानी कि 13। यहाँ से जो बन के आते हैं वो यहाँ पे 4 और 2 6, 35 ये हैं, तो ये हो गया आपके 39। अगर आप इसे काउंट करते हैं तो इनका जो योग आएगा वो आएगा 52। तो इस तरीके से आपके कुल व्यंजन हो जाते हैं, कुल वर्ण। ठीक है, व्यंजन नहीं, कुल वर्ण 52, जिनमें से आपके 11 मूल स्वर हैं और 33 मूल व्यंजन। जबकि कुल की बात करें तो कुल व्यंजन 39 और कुल स्वर आपके 13 होंगे। और टोटल आपके वर्ण की बात करें तो टोटल वर्ण आ जाएंगे आपके, कुल वर्णों की बात करें तो कुल वर्णों की संख्या होगी 52। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखें।
तो व्यंजनों की संख्या हो चुकी है। अब हम बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यंजनों का वर्गीकरण, और यहाँ से आपका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वर्णमाला से बनेगा व्यंजन से, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए इसे बहुत अच्छे से समझना है। तो आप लोग हमारा पैटर्न जानते हैं भाई। पहले हम यही देखेंगे कि जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो किन आधारों पर हो रहा है। ठीक है, पहले उसकी लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद कौन कौन से टाइप हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार। तो कितने आधार हो सकते हैं? पहला, मैं यहाँ पे लिस्ट बना दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें, फिर हम इसे मिटा के दोबारा से एक एक करके पढ़ेंगे उसे। ठीक है, तो पहला है आपका प्रयत्न के आधार पर, सबसे इम्पोर्टेंट, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। दूसरा आता है आपका उच्चारण के आधार पर। तीसरा आता है आपका घोषत्व के आधार पर, क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चौथा है आपका प्राणत्व के आधार पर। तो मेनली आपके व्यंजनों का वर्गीकरण इन 4 आधारों पर किया जा सकता है, और इन्हीं 4 आधारों पर हम क से लेकर यहाँ ह तक के और बाकी ये इन सभी व्यंजनों को क्लासिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब आप नोट कर लें। ठीक है, पहला है आपका प्रयत्न के आधार पर। तो पहला आता है आपका प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कैसे बांटा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मैं आपका अभी सारे की सारी लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं एक एक करके इन्हीं व्यंजनों को आपने अरेंज करना है। तो आपको यही दिखाते हुए कि कैसे हम खुद इनके टाइप भी बना सकते हैं, ये दिखाते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रयत्न के आधार पर कैसे डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ से हम नंबरिंग कर लेते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, या फिर इन्हीं को एक नाम दिया जाता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें, इसे अच्छे से समझें। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? देखिए पहले आप इसकी परिभाषा समझें। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में मुख के अवयवों को, किसको? मुख अवयव, हमने पहले ही बताया हुआ है पहली वीडियोज़ में। मुख अवयव में जो सबसे इम्पोर्टेंट अवयव आता है, सबसे महत्वपूर्ण, वो है आपकी जिह्वा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ को या जिह्वा को आपके मुख अवयवों को स्पर्श करना पड़ता है, उन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब मैं जिह्वा का ही स्पेशल नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ? कारण है कि एक वर्ग इसमें ऐसा आता है प वर्ग, जिसमें जिह्वा का रोल नहीं होता। ठीक है, प वर्ग में क्या होता है, आपके जो होंठ हैं, जो आपके ओष्ठ हैं, ये एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, इसीलिए हम केवल जिह्वा को ही नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें जिह्वा भी आएगी और आपका होंठ भी आएंगे। ठीक है, ओष्ठ, तो ये आपके मुख अवयव हैं। तो चलिए देखते हैं स्पर्श व्यंजन। तो आप लोग डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा या अन्य मुख अवयवों को आपस में या फिर अन्य मुख अवयवों से स्पर्श करना पड़ता है, इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक, पहली बात आपने इसकी परिभाषा लिख ली कि मुख अवयव से स्पर्श करना पड़ता है। दूसरी चीज़ आप समझें, इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? इन व्यंजनों को एक निश्चित संख्या में और एक निश्चित वर्ग में व्यवस्थित किया गया है, और वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर उस वर्ग का नाम रख दिया गया है। तो इस आधार पर इनको 5 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाएगा। तो क्या इसका मतलब हुआ कि जो ये व्यंजन थे, इनका उच्चारण करने में जिह्वा को एक निश्चित मुख अवयव पर स्पर्श करना पड़ रहा था। तो जैसे हम बात करते हैं पहले वर्ग की, अगर मैं बात करूं क वर्ग, तो इसमें आपका आएगा क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, ये 5 वर्ण इसमें आ रहे हैं। तो ये 5 वर्ण आपके ऐसे होंगे जिनका उच्चारण करने में आपकी जिह्वा को मुख के किसी एक ही अवयव को स्पर्श करना पड़ता होगा, इसीलिए इन सबको एक ही वर्ग में रखा। ठीक है, और उस वर्ग का जो पहला वर्ण था उसी के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया है। तो इस प्रकार आपके कुल कितने वर्ग हुए? 5 वर्ग हमारे पास मिलते हैं, और इन 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण के होने की वजह से स्पर्श या फिर आपका वर्गीय व्यंजनों की जो संख्या होती है वो आती है आपकी 25। ठीक है, ये ध्यान रखें कि एक वर्ग में 5 और कुल 5 वर्ग, इसीलिए वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है आपकी? 25। हालांकि इसमें थोड़ा सा आपका कंट्रोवर्सी है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपकी कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या होगी 25। इसमें आपके 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
प वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो ये 5 वर्ग आते हैं, इन पांचों को आप लोग लिख लेंगे और इन पांचों को बिल्कुल इस तरीके से लिखना है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक। तो यहाँ तक के व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा टाइप देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में ही अब कुछ टाइप मैं आप लोगों के लिए बना के निकालता हूँ। जैसे दूसरा है, आपने क से लेकर म तक, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि क से लेकर म तक के ही व्यंजन आते हैं। कहाँ से कहाँ तक? क से म तक, ठीक है। जबकि मूल व्यंजन कहाँ से कहाँ तक थे? क से ह तक, ये मूल व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क से म तक आएंगे, ठीक है। तो ये भी आप ऐड कर लें। अब आपने देखा कि क से लेके म तक हमने व्यंजन देख ले स्पर्श या फिर वर्गीय व्यंजन के रूप में, लेकिन इसमें आपका जो तीसरा वर्ण है, वर्ग है ट वर्ग, इसमें 2 व्यंजन एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, ठीक है। ये व्यंजन है आपके कुछ इस तरीके से, और इन्हीं के साथ आपका इनका एक और रूप दिखाई दे रहा है, मूल रूप, वो है आपका ये और ये, ठीक है। तो ये आपके मूल रूप हैं और ये आपके इनके विकसित रूप हैं। तो यहाँ पे जो ये 2 व्यंजन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से आपके जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या जो है 27 हो रही थी, लेकिन इन्हें स्पर्श में इंक्लूड नहीं किया गया, तभी जाके 25 है। अगर हम इन्हें भी इसमें गिन दें तो इस वर्ग में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 वर्ण आ जाते हैं। इस कारण आपकी जो संख्या होगी वो 27 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये व्यंजन अलग से रखे जाते हैं, अलग वर्ग में रखे जाते हैं। तो कौन सा वर्ग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझें, ठीक है। तो दूसरा इन्हीं के आधार पर आप बना लेंगे ताड़नजात, या इन्हें कहा जाता है 2 गुण ये दिखा रहे हैं तो इन्हें कहा जाता है द्विगुण व्यंजन, या फिर इन्हीं को बोला जाता है आपका द्विस्पृष्ट व्यंजन, ठीक है। या सबसे इंपॉर्टेंट नाम इनका जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक। सो ताड़नजात, द्विगुण, द्विस्पृष्ट या उत्क्षिप्त व्यंजन किसका नाम है? वो आपके हैं केवल 2, ढ और ढ, ठीक है। ये दोनों व्यंजन आते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से देखें। तो ताड़नजात द्विगुण, द्विगुण क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि इनका जो मूल रूप है वो ये है, ठीक है। और इस मूल रूप में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया ज़्यादा, सिर्फ क्या किया, एक बिंदु लगाया है, ठीक है, एक बिंदु। अब ये बिंदु क्या है इसके बारे में हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो आपने केवल इन दोनों के आगे एक एक बिंदु लगा दिया इनके नीचे, तो इस वजह से आपका कहा जाता है आपका ताड़नजात या द्विगुण। तो 2 अलग अलग रूपों में मिलने के कारण इन्हें द्विगुण या द्विस्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है, पहली बात। दूसरा, उत्क्षिप्त इन्हें क्यों कहा जाता है? जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, जीभ का अगला हिस्सा आपके तालु को टच करके झटके से नीचे गिरता है, ठीक है। जैसे आप, क्योंकि उच्चारण अगर आपको सही आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखें, जब आप इसे इस रूप में लिखते हैं ड, ठीक है, तो ड लिखने में आपकी जीभ तालु से लगती है, थोड़ी देर ठहरती है और फिर झटके से नीचे आती है। लेकिन जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ बहुत कम समय तक टच करके नीचे गिरेगी, यानी कि बिल्कुल ऐसे छट से मारेगी, तो उसे कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों के अंतर को समझने के लिए आप लोग देखें कि इनका जो मूल वर्ण है वो ड है और इसका जो मूल वर्ण है वो ढ है, ठीक है। अब अंतर कैसे समझ सकते हैं आप लोग? यहाँ से जैसे आपने लिखा डोला, ठीक है, ये डोला है, जबकि ये कहाँ यूज होता है? जैसे आपने लिखा सड़क, ये है सड़क, ठीक। अगर आप इसको लिखते हैं ऐसा तो इसे पढ़ेंगे सड़क, ठीक है, सड़क, सड़क। इसी प्रकार यहाँ पे जैसे पढ़ाई, पढ़ाई, ठीक है, तो पढ़ाई या फिर पढ़ाई। तो जहाँ पे इनका प्रयोग होता है, इनके प्रयोग में आप इसको अगर उच्चारित कर रहे हैं तो सिर्फ ड नहीं बोलेंगे, ड़ बोलेंगे, ड, यानी कि उसके आगे हल्का सा अ का स्वर लगाएंगे आप लोग, ड। और इसको उच्चारण करने में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल उच्चारण ढ, जैसे ढोल में होता है, और इसमें पढ़ाई में इसको उच्चारित करना है तो हल्का सा अ लगा के ढ़, ठीक है। तो जैसे आपने गढ़ लिखना है, गढ़, ठीक, तो उसके लिए इंग्लिश में आप लोग एक चीज़ समझेंगे कि RH का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनके लिए आपका प्रयोग किया जाता है D या फिर DH का प्रयोग इनके लिए किया जाता है जो मूल वर्ण है, जबकि इनके लिए प्रयोग किया जाता है आपका RH का। जैसे
अगर आपने लिखना है गढ़वाल तो GARH, वहाँ पे ये वाला ढ यूज होता है, इसलिए वहाँ पे GADH नहीं लिखा जाता है, GARH लिखा जाता है। तो इसके लिए इंग्लिश में भी प्रयोग होता है RH का, क्योंकि हम इसे पढ़ते ही ऐसे हैं अढ़ ऐसे करके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये है आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या है 2। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो ढ, ठीक है। संख्या कितनी है, 2। कौन से वर्ग में आते हैं, ये आते हैं आपके टॉ वर्ग में, ठीक। अब एक चीज आई आपका ये बिंदु, इस बिंदु के कारण इतना ज्यादा परिवर्तन क्यों आया इसमें। तो बिंदु की जहां बात आती है तो एक चीज आप लोग ध्यान रखें, कोई भी वर्ण मैंने लिखा है जैसे क, ठीक है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में इसे समझ लें, एक वर्ण लिखा है मैंने क, तो इसमें आप देखेंगे कि एक मैंने ऐसे ऊपर से लाइन डाली, ये देवनागरी वर्णमाला की विशेषता है, ठीक है, और एक ऐसे लाइन डाली है, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करके बनाया और क वर्ण बना। तो जो ये लाइन आपकी दिख रही है, इस लाइन को बोला जाता है आपका, जो ऊपर से खींची जाती है रेखा, इसे बोला जाता है शिरोरेखा। जबकि ये वाली लाइन जो आपका बिल्कुल खड़ी खींची गई है, इसे बोला जाता है खड़ी पाई। 2 चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखें। अब ये जो शिरोरेखा और खड़ी पाई है, ये सभी वर्णों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। क से लेकर जो आपका एक टॉ वर्ग को छोड़ दें तो म तक सभी में पाई जा रही है, उसके बाद इन व्यंजनों में भी पाई जा रही है, उसके बाद ये सब, ठीक है। जबकि टॉ वर्ण के जो व्यंजन हैं, इनमें से किसी में भी आपका ये खड़ी पाई नहीं पाई जाती है, ठीक। तो ऐसे सभी व्यंजन जिनमें खड़ी पाई पाई जाती है, खड़ी पाई लगी होती है, इन्हें खड़ी पाई का वर्ण कहा जाता है। और जिस ग्रुप में या फिर जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती, खड़ी पाई के बिना, जैसे टॉ, ठॉ, डॉ, ढ, ये वाली, ठीक है, ये या फिर ह, ये सभी व्यंजन जिनमें आपका खड़ी पाई नहीं होती, इन्हें कहा जाता है आपका गोल वर्ण। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप लोग केवल नोट कर लें एक एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में। अब मैं बात कर रहा था कि बिंदु से क्या फ़र्क पड़ा। तो देखिए, बिंदु हिंदी में 4 प्रकार के होते हैं, 4 जगह लगते हैं इसमें। पहला ऊपर, दूसरा आगे, तीसरा नीचे, चौथा पीछे। इनका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग महत्व होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लें, ठीक है। जो आपका बिंदु ऊपर लगता है, ये हम स्वर में पढ़ चुके हैं, याद दिला दूं। अंग यहाँ पे कहाँ लगा है, बिंदु ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, इस शिरोरेखा के खड़ी पाई के ऊपर। तो खड़ी पाई के ऊपर लगे हुए बिंदु को कहा जाता है आपका अनुस्वार। उसमें आपने देखा था हम इसे क्या बोल रहे थे, अनुस्वार, ठीक है। खड़ी पाई के ऊपर लगे बिंदु को कहा जाता है आपका अनुस्वार। और इसकी जो ध्वनि होती है वो नासिका के प्रयोग से निकलती है, यानी कि इसमें नासिका का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका आगे लगा हुआ बिंदु, आगे लगे हुए बिंदु को नाम दिया था आपका पंचमाक्षर बिंदु, पंचमाक्षर बिंदु। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे कि आपकी वर्णमाला में केवल एक ही वर्ण ऐसा है जिसमें पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, और वो है आपका पहले वर्ग का लास्ट व्यंजन अंगों, ठीक है, क वर्ग का अंतिम व्यंजन अंगों, जिसमें आपका देख रहे हैं कि अंगों के आगे जो है आपका लगा हुआ है एक बिंदु, जिसे कहा जाता है पंचमाक्षर बिंदु। इसे नासिक्य कहा जाता है। इसमें जो प्रयोग होता है वो नासिका और मुख दोनों का होता है। यहाँ पे इसके उच्चारण में केवल नासिका, ठीक है, इसके उच्चारण में केवल नासिका का प्रयोग होता है अनुस्वार, जबकि इसके उच्चारण में क्या होता है आपका नासिका प्लस मुंह दोनों का प्रयोग होता है, ये ध्यान में रखें, ठीक। तीसरा आता है आपका नीचे का चिन्ह, जो कि खड़ी पाई के जस्ट नीचे लगता है, इसे बोला जाता है ताड़नजात चिन्ह। और इसी कारण जो आपके ड और ढ ये व्यंजन है, इन्हें ताड़नजात व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। और चौथा आता है आपका सामने, ये जहां पे लगेगा उसे नुक्ता कहा जाएगा, और उन वर्णों को अरबी फारसी का माना जाता है। जैसे आपकी वर्णमाला में क, ख, ग, ज, फ, ये 5 ध्वनि है, ठीक है। इनमें आपका कुछ इस तरीके से नुक्ता चिन्ह लगाया जाता है। ये 5 ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ मानी जाते हैं, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग आपका ख, ज, फ केवल इन 3 ध्वनियों को ही आगत ध्वनियाँ माना गया है। और किस भाषा की हैं, अरबी फारसी की ध्वनियाँ कहलाती हैं, अरबी फारसी की ध्वनियाँ। तो ये जो बिंदु इनमें लगा हुआ है, ये आता है आपका नुक्ता चिन्ह या फिर नुक्ता बिंदु के रूप में जाना जाता है। और इसकी वजह से इन वर्णों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। जैसे अगर आप नॉर्मल यहाँ पे जो जौ है, इसका जब प्रयोग करेंगे तो आप बोलेंगे जौ, ठीक है, लेकिन जब इसे बोलेंगे तब आप बोलते हैं ज, ठीक। तो इतना ज़्यादा अंतर इसमें आ जाता है। तो ये है बिंदु का महत्व, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखें। अगला टाइप देख रहे हैं भाई,
तो यहीं से बनाने हैं हमने टाइप। एक टाइप हमने देखा स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, दूसरा हमने देख लिया ताड़नजात इसी के आगे, ठीक है। तीसरा हम देख लेते हैं इसी में लास्ट के पंचमाक्षर जो अभी मैंने बोला। तो तीसरा टाइप देखें नासिक्य व्यंजन या फिर इन्हें कहा जाता है आपका पंचमाक्षर नासिक्य। वर्गीय से लगभग 4 टाइप आपके निकल के आएंगे, ठीक है। तो नासिक्य व्यंजन या पंचमाक्षर तीसरा टाइप हेडिंग डाल लें। तो नासिक्य या पंचमाक्षर क्या होते हैं कि प्रत्येक वर्ग का प से लेकर म तक जो 5 वर्ग बने हैं, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण यानी कि 5वां वर्ण जो होता है आपका वही कहलाता है पंचमाक्षर। और ये पंचमाक्षर जो होता है आपका, पंचमाक्षर का उच्चारण जो होता है वो नासिका प्लस मुंह के प्रयोग से होता है। इसीलिए यहाँ पे आपका इसे अलग कैटेगरी में वर्गीकृत कर दिया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था शुरू में कि जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या भले ही हम 25 मानते हैं, बहुत सारी बुक्स में 25 दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि इनकी संख्या केवल इन 4 को ही मानेंगे तो 20 ही मानी जाएगी। जो 5 हैं वो नासिक्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि नासिक्य व्यंजन या फिर पंचमाक्षर व्यंजन किसे कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण या 5वां वर्ण आपका कहलाता है नासिक्य या पंचमाक्षर। इनके एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे अंगों, दूसरे वाले में यों, तीसरे में अड़ों, ठीक है, चौथा नौ और मौ। तो ये आपके हैं पंचमाक्षर व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 5। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा टाइप देखते हैं, सॉरी 3 टाइप हो गए, चौथा टाइप देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। मैंने कहा कि इस स्पर्श व्यंजन में से ही 4 टाइप निकल के आएंगे, लेकिन इनको आप यहाँ पे प्रयत्न के आधार पर ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, ध्यान से देखें। तो पहली बात इसमें वर्ण युज हुआ है आपका स्पर्श। तो स्पर्श का मतलब तो हम समझ चुके हैं कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श कर रही है, ठीक है, स्पर्श। लेकिन संघर्षी का मतलब क्या है? तो संघर्षी कहने का अर्थ हुआ कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी अवयव से रगड़ खाने की वजह से, ठीक है, यानी कि घर्षण करने की वजह से हल्की सी गर्म हो जाती है, तो उनसे संघर्ष करना पड़ रहा है, इसीलिए उसे कहा जाता है संघर्षी, ठीक। तो ऐसे व्यंजन जो कि स्पर्श वाले किसी ग्रुप में मौजूद हैं, लेकिन उनके उच्चारण में वायु को मुख अवयवों से रगड़ भी खानी पड़ रही है, ठीक है, उन्हें कहा जाएगा आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका ये वाला टाइप है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक संघर्षी या फिर आपका ऊष्म व्यंजन का अलग से एक वर्ग है 100 वाला, ठीक है। तो उसके साथ ये कन्फ्यूजन करते हैं, तो ध्यान रखें। स्पर्श संघर्षी के अंदर आता है आपका चौ वर्ग। कौन सा वर्ग? चौ वर्ग। तो आपका आएगा कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? ऐसे व्यंजन जो हैं तो आपके स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत, लेकिन उनके उच्चारण में हवा को, प्राणवायु को मुख के किसी अवयव से संघर्ष भी करना पड़ रहा है, ठीक है, घर्षण हो रहा है, तो इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी बोला जाएगा। ये संख्या में कितने होते हैं आपके? संख्या में होंगे 5, ठीक है। और कौन से वर्ग के होंगे? चौ वर्ग के। तो कौन कौन से आ जाएंगे वो 5? चौ, छ, जौ, झ और क्यों। तो ये हो जाएंगे आपके चौ वर्ग के स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। इनमें आपका जो झ है ये वाला, इसका एक और रूप आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखें। इसका एक और रूप आपको मिलता है ये वाला, ठीक। तो जैसे आपका लिखना है झुपदेव, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका प्रयोग करने से लोग इसे भूपदेव पढ़ने लगते हैं। तो इसे बोला जाता है आपका हिंदी का अमानक वर्ण। इसे क्या माना जाता है? हिंदी का अमानक वर्ण, ठीक है। तो ये भी आप लोग इस ग्रुप से याद रखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपका 4 टाइप हो चुके हैं और चारों किससे रिलेटेड थे? आपके स्पर्श व्यंजन से, यानी कि हमने मौ तक खत्म कर लिया है। अब हम 5वां टाइप देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा डेटा हम पढ़ें जो एग्जाम में आ सकता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसी को हम कवर करेंगे। अब इसके बाद मौ तक आपके व्यंजन वर्ण हो चुके हैं, अब आता है यौर और लौव। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका टाइप अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपका आता है कौन सा ग्रुप? यौर और लौव वाला अंतस्थ व्यंजन। तो पहले यही समझ लेते हैं कि इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा गया है, ठीक है। तो देखिए, अंतस्थ कहने का मतलब है आपका, अंत है मतलब अंदर,
यानी कि बीच में, ठीक। और स्थ मतलब है आपका स्थित, बीच में स्थित। किसके बीच में? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने कहा अंतस्थ यानी कि अंतर या बीच में, स्थ मतलब स्थित, किसके बीच में स्थित? तो ये आपका बीच में स्थित है, किसके? स्वर तथा व्यंजन के। क्या मतलब हुआ? ऐसे व्यंजन आपके ना तो पूरी तरीके से स्वर होते हैं और ना ही पूरी तरीके से व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं। तो ऐसे व्यंजन आपके स्वर और ऐसे वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में रखे जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन, ठीक। तो आप समझ चुके हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिनके गुणधर्म स्वर और व्यंजन के मध्य के मिलते हैं, उन्हीं को कहा जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन, ठीक। दूसरा फैक्ट, इनकी संख्या कितनी है? तो अगर आप अंतस्थ व्यंजनों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होगी आपकी 4। सभी लोग जानते हैं। कौन कौन से हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, य, र, ल और व, ठीक है। इनकी बाकी प्रॉपर्टी, य की अलग से, र की, ल की, व की, सब की हम अलग से प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके साथ और आप नोट करेंगे, इनमें आपका य और व, इनका उच्चारण करते समय जिह्वा र और ल की तुलना में और ज़्यादा रेस्ट स्टेज में रहती है, यानी कि बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। य और व को, दो व्यंजन आपके इसमें भी, अंतस्थ में भी दो ऐसे हैं जिनके गुण स्वरों से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, व्यंजनों से कम मिलते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर की संज्ञा दी जाती है, ठीक। तो ये है आपका अंतस्थ व्यंजन, चौथा टाइप। तो नेक्स्ट देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। जैसे हमने स्पर्श व्यंजन में देखा था कि स्पर्श में भी 4 टाइप निकल के आए थे, ऐसे अंतस्थ में भी आपके 3 टाइप निकल के आएंगे। एक तो आपका 5वां टाइप जो था अंतस्थ हो गया, ठीक है। एक आप देखेंगे इसी में 6ठा टाइप, देखिए अंतस्थ में आपका र और ल, ये भी अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो इसमें आपका परकंपित या एक लुंठित ये आता है, ठीक है। एक आता है आपका इसी के अंतर्गत पार्श्विक व्यंजन। तो अंतस्थ के अंतर्गत भी ये 3 टाइप आते हैं, यानी कि अंतस्थ के अंदर नहीं आ रहे हैं, अंतस्थ से रिलेटेड हैं। जो हमारा एक ग्रुप है अंतस्थ, इससे संबंधित है। जैसे स्पर्श से संबंधित 4 हमने टाइप देखे, तो 4 टाइप हम व्यंजनों के प्रयत्न के आधार पर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब 3 टाइप ये आते हैं, तो टोटल हो गए 7 टाइप, ठीक है। तो चलिए अंतस्थ हम समझ गए, परकंपित या लुंठित देखते हैं। तो परकंपित या लुंठित व्यंजन क्या है? ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग जो है, ठीक है, जिह्वा का अग्रभाग क्या होता है? कंपन करता है, तेजी से हिलता है, ठीक है, ऐसे पत्ते की भांति फड़फड़ाता है, तो उसे कहा जाता है आपका परकंपित या लुंठित व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है अगर आता है तो संख्या है आपकी केवल 1। तो कौन सा है वो व्यंजन जिसकी संख्या 1 है या परकंपित कहलाता है? वो है आपका र। तो ये ध्यान में रखेंगे कि र जो व्यंजन है आपका वर्णमाला है, उसे परकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। अब घर में आप प्रैक्टिकल करके देखें, इसका उच्चारण करें, तो आप जब बोलेंगे र, इस तरीके से बोलें, इसका उच्चारण ऐसे करें र, तब आप देखेंगे कि जीभ बिल्कुल फड़फड़ा रही है, उसका अगला भाग तालु को टच कर रहा है, लेकिन अंदर से आती हवा से टकराने के कारण फड़फड़ा रहा है या परकंपित हो रहा है या फिर कंपन कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसे कहा जाता है परकंपित या लुंठित व्यंजन। अगला टाइप 7वां देखें आपका पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। तो पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा का अग्रभाग ऊपर तालु से ऐसे लगे रहता है, ठीक है, यानी कि ये जिह्वा है बिल्कुल ऐसे रेस्ट स्टेज में पड़े रहते हैं, ऐसे हिल रही है, ये ऊपर आपका तालु है, तो ऐसे लग जाता है तालु से, और अंदर से आती हवा इस जीव को हटा नहीं पाती। इस वजह से क्या होता है? साइड से, दोनों पार्श्व साइड से, यहाँ से और यहाँ से वायु आपकी निकल जाती है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो आपकी इस तरीके से आप देख सकते हैं ये तालु है, और यहाँ पे अगर आपकी जिह्वा ऐसे करके अटकी है, यहाँ से आपकी हवा आ रही है तो इससे टकराएगी, ये हटी नहीं तो इसके साइड से निकल जाएगी हवा, ठीक है। तो जो साइड होते हैं, यानी कि जो साइड है, इसे पार्श्व कहा जाता है। तो ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु को जिह्वा के पार्श्व से निकलना पड़ता है, उन्हें कहा जाता है आपका पार्श्विक व्यंजन। इनकी संख्या की अगर बात करें तो इसकी संख्या भी केवल 1 है, और वो कौन सा व्यंजन है? वो है आपका ल, ठीक है। तो आपके हिंदी वर्णमाला का ल जो व्यंजन है, इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। तो आपका प्रयत्न के आधार पर 7 टाइप हमने डिस्कस कर लिए। कहाँ तक पहुँच गए हम पहुँच चुके हैं य, र, ल, व तक, ठीक है। अगला टाइप आता है आपका 8वां टाइप, ये है सौ सोहा का। तो इसे देखें आप, ऊष्म व्यंजन, नेक्स्ट हेडिंग डालना है ऊष्म व्यंजन, या फिर इन्हें कहा जाता है आपका
संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन इन्हें नाम दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख के किसी भाग से घर्षण करने की वजह से या फिर मुख के किसी भाग से अवयव से रगड़ खाने की वजह से आपकी जो वायु है वो गर्म रूप में बाहर आती है। अर्थात ये ऐसे व्यंजन हैं जिनमें प्राणवायु किस रूप में बाहर आती है, गर्म हवा के रूप में, गर्म हवा के रूप में मुख से बाहर आएगी। तो गर्म हवा आने की वजह से ही इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या की बात आती है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिख लेंगे, प्राणवायु गर्म हवा के रूप में निकलती है। दूसरा, संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या होती है आपकी 4। तो कौन कौन से हैं वो ऊष्म व्यंजन लिख लेते हैं आपका। इसी सीक्वेंस में आप ध्यान रखेंगे 100, 100, 100 और हो, ये इनका क्रम है, ठीक है। तो ये ऐसे व्यंजन हैं जिनको आप उच्चारित करेंगे तो गर्म हवा आएगी। एग्जाम्पल आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को। अगर आपने क्या करना है, किसी चीज़ को गर्म करना है तो मुख से कभी आप लोग करते हैं कि भाप देते हैं तो क्या करते हैं, तो आप हौ कह रहे हैं, ठीक है। जब आप गर्म हवा मुंह से निकालने की कोशिश करते हैं तो आप हौ व्यंजन का उच्चारण करते हैं। तो ये है आपका ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती नहीं है। तो 8 टाइप ये हो गए आपके। इसके बाद नेक्स्ट हौ तक हो गया। लास्ट बचा आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हमने इसी वर्ग को देखते हुए, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ हर एक स्टूडेंट को याद होता है क से लेके स्र तक सारे वर्ण। तो आपने इनको लिखना सीखा है, सीक्वेंस सीख रखा है। तो आप यहीं से प्रयत्न के आधार पर सारे व्यंजनों को निकाल सकते हैं, ठीक है। इनके सारे टाइप बना सकते हैं। तो अंतिम देखिए, इसके लिए आता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, क्यों इन्हें संयुक्त कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। ऐसे व्यंजन जो आपका 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आप लोग कह सकते हैं, यहाँ पे जो संयुक्त व्यंजनों के हम डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे व्यंजन जहाँ पर आपका 3 वर्णों का योग मिलता है जो आपने मूल रूप में नहीं होते हैं। और यही कारण है, आप लोगों के मन में, किसी के मन में विचार आया होगा कि भाई हम वर्णमाला में मूल वर्ण में क से लेकर ह तक को ही क्यों इंक्लूड करते हैं, 33 व्यंजन ही इसमें क्यों रखे जाते हैं, आपका इनको मूल व्यंजनों में क्यों नहीं रखा गया है। क्योंकि देखने में तो ये इनसे अलग हैं। ऐसा तो नहीं है कि भैया यहाँ वापस मैंने क लिख दिया है या फिर वापस यहाँ पे मैंने कोई अन्य वर्ण लिख दिया है, ठीक है। तो इन्हें क्यों मूल वर्ण में इंक्लूड नहीं किया गया। तो अब आप समझेंगे क्यों नहीं किया जाता है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, परिभाषा आप लोग ऐसे लिखेंगे कि ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जो आपके 3 वर्ण, कम से कम 3 वर्णों के संयोग से बने होते हैं या फिर 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोग से बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक। तो 3 वर्ण कौन कौन से होते हैं उन्हें आप लोग देखें। पहले आपका इसमें स्वर व्यंजन, एक स्वर वर्ण होगा और दूसरा आपका व्यंजन वर्ण होंगे। तो स्वर और व्यंजन, पहला हम देख लेते हैं कि आपके जो संयुक्त व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी एक के साथ चलते हैं एग्जाम्पल लेते हुए, तो आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया ये एक एग्जाम्पल, अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करूं तो हम देखते हैं कि ये एक मूल व्यंजन क प्लस दूसरे मूल व्यंजन स, इन दोनों के योग से बना होता है, ठीक है। इसमें आपका क भी मूल रूप में होगा अपने और 100 भी मूल रूप में होगा। तो इससे ये तोड़ देंगे हम लोग। इसका जो आपका मूल रूप है वो स्वर रहित ही होगा, ठीक है। तो 100, इसमें से स्वर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि इसमें आपका एक स्वर है, तो स्वरों की संख्या है 1, और व्यंजन कितने हैं आपके, 2 हैं। कौन से, क और स। तो जो आपका श वर्ण है ये मूल व्यंजनों के संयोग से बना हुआ है, इसी कारण इसे संयुक्त व्यंजन में रखा जाता है और यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर हम इसे मूल व्यंजनों में इंक्लूड कर देंगे तो क और स 2-2 बार काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी कारण इन व्यंजनों को मूल वर्णों के साथ नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो श आपका क प्लस स प्लस अ से मिलकर बना है। तो इस प्रकार इसमें स्वरों की संख्या हुई 1 जो कि अ है, अ ध्वनि हमेशा निहित होती है हर किसी में, और व्यंजनों की संख्या हुई 2 जो कि हैं क और स, ठीक है। कौन सा वाला स है, ध्यान से देख लें, ठीक है, मूर्धन्य स। तो ये होता है श। तो इस प्रकार आप देखते हैं संयुक्त व्यंजन 3 वर्णों के मेल से बने हैं। और कौन कौन से हैं आपके संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या है 4, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। इनका अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो इसका होगा आपका क धन श धन अ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट।
त्र की बात करें तो इसका होगा आपका तो प्लस र प्लस औ, ठीक। तो ये त्र का हो गया। इसी प्रकार ज्यों का बात करें तो जौ प्लस यों प्लस औ, ये हो गया आपका ज्यों का। और अगर स्रो की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखें कि सौ कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सौ के आपके 3 टाइप मिलेंगे, 100 100 100, ठीक है। तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कौन सा वाला 100, वो वाला 100, ठीक है, तालव्य जिसे कहते हैं, 100 प्लस र प्लस औ। तो ये है आपका इनका वर्ण विच्छेद। अब यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पर इन्हें हम कैसे डिवाइड करते हैं वो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपके व्यंजन प्रयत्न के आधार पर कुल व्यंजनों की जो हमने संख्या देखी, क्लासिफिकेशन देखे, 9 टाइप के हमने व्यंजन देखे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, फिर इसके अंदर हमने और निकाले, पहला स्पर्श, दूसरा पढ़ा ताड़न जात, ठीक है, तीसरा पढ़ा हमने पंचमाक्षर यानी कि नासिक की व्यंजन, चौथा हमने पढ़ा स्पर्श संघर्षी जो कि चौवर्ग था, इसके बाद हमने पढ़ा 5वां अंतस्थ व्यंजन, फिर छठा हमने इसी में से पढ़ा प्रकंपित या लुंठित, 7वां पढ़ा हमने पार्श्विक व्यंजन, ठीक है, 8वां पढ़ा हमने ऊष्म व्यंजन 100 और 9वां पढ़ा हमने संयुक्त व्यंजन छत्र ग्योसर। एक आपका 10वां पार्ट जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको मैंने बता दिया था, इसको अगर आप अलग से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अर्धस्वर। तो ये भी एक व्यंजन का टाइप है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन से व्यंजन आपके अर्धस्वर कहलाते हैं, और पहले क्वेश्चन कई बार बन चुका है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने बता दिया था कि जो आपके अंतस्थ व्यंजन है उन्हीं में एक टाइप आता है आपका तो य और व, क्योंकि आपके वो 4 हैं य र ल व, तो आप ध्यान रखेंगे कि पहला और जो आखिरी है यही आपके हैं अर्धस्वर, ठीक। कारण इनमें आपकी जो जिह्वा है वो बिल्कुल रेस्ट स्टेज में रहती है, जिस प्रकार स्वरों का उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से, लेकिन ये व्यंजन की प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। जबकि इस वर्ग के सभी व्यंजनों को आपका रखा जाता है अंतस्थ व्यंजन के वर्ग में। क्यों? क्योंकि इनकी जो गुणधर्म है वो स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें ये है आपका स्वरों का वर्गीकरण, किस आधार पर, पहले आधार पर यानी कि प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। तो स्वरों का व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर समाप्त हुआ। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फीडबैक दें अपने, ठीक है, जिसके आधार पर कोई अगर गलती हो रही होगी तो मैं उसमें सुधार कर पाऊँगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।